पहले 2 इटालियन, उसके बाद विधायक झीना हिग्गा और फिर सुकमा के डीएम एलेक्स पॉल मेनन। माओवादियों ने जैसे कारपेट बॉम्बिंग की है और सरकार हर मोर्चे पर नाकाम दिख रही है। सवाल यह है कि आखिर ये सिलसिला कब तक चलेगा। एक नक्सली नेता की रिहाई सुरक्षा बलों की बरसों और महीनों की मेहनत पर पानी फेर देती है। ये तो वही बात हुई जहां से चले थे घूमकर वहीं आ गए। ये कैसी नीति है और ये कैसा उपाय है? नक्सली मारकर जंगलों में गुम हो जाते हैं और सुरक्षा बल अपने बैरकों में। पर इनके तो दोनों ओर से मौत है। कोई नक्सली बताकर मारता है तो कोई इनको पुलिस का इन्फॉर्मर समझकर सजाए मौत सुनाता है। ये क्या करे? आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम से लेकर बंगाल के जंगल महल तक अगर माओवादियों ने अपनी जमीन तैयार की है तो इसमें सिर्फ उनके बगावती तेवर ही नहीं बल्कि वो कड़वी सच्चाई भी है जिसके लिए पिछले 60 साल में सरकार की अनदेखी जिम्मेदार रही है। और इसीलिए जब यहाँ छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में नक्सली कोई वारदात करते हैं तो सामाजिक कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी वैचारिक रूप से उनके साथ खड़े हो जाते हैं। सवाल यह है कि ये दलीलें ठीक हैं या सरकार की रणनीति? किसी के अगवा होने या फिर दूसरी इमरजेंसी में क्या करना है, इसे लेकर केंद्र और राज्य सरकारों में तालमेल की आज भी कमी है। सीखने और लागू करने के लिए अभी और कितना वक्त चाहिए? हमदर्दी नक्सली हिंसा के हर शिकार से है। बेशक अगवा डीएम की फिक्र सभी को है, लेकिन इससे मौके पे मारे गए 2 बॉडीगार्ड्स की अहमियत कम नहीं होती। गांव में जाइए तो सैकड़ों हैं जो अपने घर से गए तो कभी लौट कर नहीं आए। इस देश के लिए ना तो नक्सलवाद नया है और ना ही उससे उठने वाले सवाल। आज इस खास शो में हम आपको रूबरू कराएंगे बस्तर के इन जंगलों में ग्राउंड जीरो से दिल्ली में सत्ता के गलियारों तक। तलाशेंगे जवाब लाल सवाल का। यहां मौत का सा सन्नाटा है। यह है सुकमा जिले के माझीपाड़ा का ग्राउंड जीरो। ग्राम स्वराज अभियान की सभा यही हो रही थी, जहां गांव वालों का वेश धरे नक्सली कलेक्टर को ये कहकर ले आए कि वो खुद चलकर गांव की बदहाली देख लें। इस नए जिले सुकमा के पहले कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन जैसे ही यहां पहुंचे, उन्हें अगवा कर लिया गया और रोकने की कोशिश कर रहे 2 बॉडीगार्ड्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इतनी बड़ी वारदात के बाद गांव खाली हो गए। बस्तर के वॉर जोन में अक्सर ऐसी कहानियां कैमरों में कैद हो रही हैं, जहां पहले नक्सली कोई वारदात करते हैं और उसके बाद सुरक्षा बल, एसपीओज और दूसरे पुलिस वाले गांव में घुसते हैं पूछताछ के लिए और उसका सीधा सा जो दुष्परिणाम है वो दिखाई देता है गांव वालों में डर के रूप में, जैसे आज यहां माझीपाड़ा में एक और कहानी लिखी जा रही है। लोगों का डर बेमानी नहीं था। देर से ही सही जब पुलिस फोर्स यहां पहुंची तो दमन का एक और चक्र चला। यहां मौजूद लोगों से मारपीट हुई, यहां तक कि महिलाएं भी नहीं बख्शी गईं। ये सब कुछ इनके दिलो दिमाग पर पुलिस या जुल्म की एक और लकीर खींच गया। 60-70 लोग। और कितने बजे आए थे ये सारे लोग? 10 बजे। 10 बजे पूरा गांव को घेरे, लोग को मारने का स्टार्ट किया। जल्द ही नक्सलियों की ओर से डेडलाइन और डिमांड लिस्ट आ गई। जिन 8 लोगों की रिहाई की मांग हुई, उनमें से ज्यादातर हार्डकोर नक्सली हैं।
यहाँ तक कि जो महिलाएं हैं वो शहरी इलाकों में नेटवर्क तैयार करने और हथियारों का जखीरा रखने के मामले में सजा याफ्ता हैं। बंधकों की रिहाई को लेकर देश के पास कोई पुख्ता नीति नहीं है। केंद्र सरकार का मानना है कि जिस तरह से उड़ीसा सरकार ने पिछले दिनों ढिलाई बरती है, उससे एक गलत संदेश नक्सलियों तक गया है। उनके हौसले तो बुलंद हुए ही हैं, साथ में इसका असर बाकी के राज्यों में चल रहे अभियानों पर भी हुआ है। शुक्र है इस मामले पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच तालमेल बना रहा। UAV यानी ड्रोन की किस्म के टोही विमानों ने ये तस्दीक कर दी कि अगवा कलेक्टर को सुकमा से कुछ किलोमीटर दूर उड़ीसा के घने जंगलों में रखा गया है, जहां 400 से 500 नक्सली घेरा डाले बैठे हैं, वो भी रॉकेट लॉन्चर, AK सीरीज और वायरलेस सेट से लैस होकर। हालांकि राज्य सरकार को यकीन है कि बात से बात बन जाएगी। इस बीच एक कमेटी बनी और नक्सलियों से बातचीत के लिए 2 राज्यों के पूर्व मुख्य सचिवों सुयोग्य मिश्रा और निर्मला बुच के नाम मध्यस्थ के तौर पर तय हुए। नक्सलियों की रणनीति में आया अब तक का ये सबसे बड़ा और खतरनाक बदलाव है। पिछले कुछ मामलों में कुछ अहम लोगों को अगवा कर अपने साथियों की रिहाई की मांग आतंकवाद और नक्सलवाद का फर्क मिटा देती है। तो क्या ये हकीकत नहीं कि अपने ही देश के एक बड़े हिस्से में, जो शहरों की चकाचौंध के उलट घने जंगलों और पिछड़े इलाकों में बसता है, वहां एक समांतर व्यवस्था तैयार हो रही है? ये बंदूकें किसके खिलाफ हैं? अगर हाथों में बंदूक और बंदूक में गोली हो तो आंखों में कोई निशाना भी जरूर होगा। नॉर्मली माओवाइस्ट सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को उतना टारगेट नहीं कर रहा है, पर मेरी समझ में, क्योंकि उस समय मैं उनसे भी बात कर रहा था जिस समय मेरा भी अबडक्शन हुआ था, तो वो लोग बोल रहे हैं कि पहले तो पुलिस ही हमारे अगेंस्ट में काम कर रहा है, लेकिन अभी पुलिस और सब डिपार्टमेंट मिल के काम कर रहा है। स्पेशली जब से हमारा इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान प्रोग्राम ये सब शुरू हुआ है, तो माओवाइस्ट समझ रहे हैं कि सब डिपार्टमेंट्स मिलके हमारे अगेंस्ट में काम कर रहा है, तो इसलिए अभी वो डिस्टिंक्शन नहीं कर रहा है कि पुलिस सेपरेट है कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। सो नाउ थिंग्स आर रियली डिफिकल्ट। खतरा सिर्फ इस बात का नहीं कि इनके निशाने पर मौजूदा व्यवस्था है, कुछ एक मौके पर तो आम लोगों की भी परवाह नहीं की गई। नक्सल प्रभावित कई राज्यों में देर रात ट्रेनें नहीं चलती। ये बात मुसाफिरों के ठहरने से ज्यादा मुल्क के थमने जैसी है। ये सवाल कम चकराने वाला नहीं कि शोषण और उपेक्षा के खिलाफ उपजी विचारधारा उन लोगों को अगवा कर रही है जो जमीनी हालात बदलने में लगे हैं। इट्स एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट प्लेसेस टू वर्क, बट उस एरियाज में जैसे भी हमको काम करना है, there is no other alternative, because one of the root causes of Maoism is underdevelopment. So unless we address that issue, ये प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होगा। So it's a big dilemma for जो भी हम लोग काम कर रहे हैं उस एरियाज में, it's a big dilemma। कहने को तो इसे सुरक्षा में चूक कह सकते हैं। कहा गया कि अगवा कलेक्टर मेनन अक्सर SOP यानी सुरक्षा कायदों की अनदेखी कर नक्सली इलाकों में जाते थे और वारदात वाले दिन भी बगैर किसी खास सुरक्षा बंदोबस्त के मांझीपाड़ा पहुंच गए। लेकिन सवाल है कि एक अफसर जनता से कितनी दूरी बनाए रखे, खासकर तब जब उसकी जिम्मेदारी लोगों का दुख दर्द सुनकर उन्हें दूर करने की हो। डेवलपमेंट के लिए कलेक्टर या जो भी अधिकारी जनप्रतिनिधि जाएंगे, जितने ज्यादा मतलब जनता से मिलजुल के काम कर सकते उतना अच्छा है। बट सुरक्षा का अगर कम समस्या है तो सुरक्षा का इंतजाम भी करना चाहिए। बट मैं समझता हूं कि जनता का सीधा संवाद मतलब सभी के लिए और प्रोडक्टिव होगा। रही बात पूरी सुरक्षा अपनाने की, तो इन जंगलों में ये बातें बेमानी हैं। एक दिन पहले ही माओवादियों ने सुकमा के पड़ोसी जिले बीजापुर में लैंडमाइन ब्लास्ट किया था, जिसमें कलेक्टर रजत कुमार तो बाल बाल बच गए, लेकिन बीजेपी के 2 कार्यकर्ता मारे गए।
इसके अलावा बीते दिनों जिन नेताओं या अफसरों पर नक्सलियों ने हमला बोला, वो बंदूक की जगह विकास की बातें करते रहे हैं। चाहे वो झीना हिकाका जैसे नेता हों या फिर रजत कुमार या विनील कृष्णा सरीखे अफसर, ये सभी लोगों के साथ जुड़कर विकास करने के पैरोकार रहे हैं। शायद यही वजह है कि नक्सली इनसे डरते भी हैं और बदले में ऐसे लोगों के इस्तेमाल की रणनीति भी बना रहे हैं। ये सब के पीछे नक्सलियों का यही उद्देश्य है कि लोकल सपोर्ट पुलिस को नहीं मिले, लोकल लोग भर्ती नहीं हो, लोकल लोग से कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिले। इस कारण ये काफ़ी प्रवृत्तापूर्वक हमारे लोकल लड़के जो कांस्टेबल में भर्ती हुए हैं या जो सहायक आरक्षक बने उनके साथ पेश आते हैं। नक्सलियों की रणनीति में ऐसी कई बातें हैं जो उनकी नीयत और मकसद पर सवाल उठाती हैं। पापा को पहले भगाए थे, मारने तो भगाए तो भाग गया था। 21 साल के करती गंगा को पिछले 10 दिन से अपने पिता और भाई के लौटने का इंतजार है। सुकमा से कोई 50 किलोमीटर दूर अरगत्ता से उन्हें उठा लिया गया, क्योंकि वो परिवार नक्सल विरोधी मुहिम में पुलिस का मददगार रहा। कुछ पूछने के लिए ले गए कि मारने के लिए ले गए, किसी को पता नहीं। मैं बोल रहा था मेरे को भी ढकाल दिए हैं बोल के बताए, तो मैं भी क्या करूँगा यहाँ, और मैं रह रहा हूँ, कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं भी। ऐसे ही 31 साल के बोज्जा सरियम के भाई का भी पता नहीं, जिसे नक्सली उठा ले गए। जाते समय 20 रास्ता पे नक्सली गात लगा के बैठे थे। बैठने के बाद ये जाते समय उनको देखा और साइकिल छोड़ के भागते हुए नक्सली देख लिए और उसको दौड़ा दौड़ा के पकड़ के लेके गए। नक्सली न सिर्फ जंग की जमीन तैयार कर रहे हैं, बल्कि जमीन पर अपना कब्जा भी जमा रहे हैं। बस्तर के तकरीबन हर गांव से नक्सली उन लोगों को उठा रहे हैं जिन्हें वो पुलिस का मुखबिर मानते हैं। पर सबसे बुरी हालत एसपीओज की है, यानी स्पेशल पुलिस ऑफिसर, जो नक्सल विरोधी मुहिम के फ्रंट लाइन पर होते हैं। आमतौर पर जन अदालतों में इन्हें पुलिस का काम छोड़ने को कहा जाता है या फिर सजाए मौत सुना दी जाती है। हमारे अधिकांश लड़के जो एक्चुअली फ्रंट पे लड़ाई कर रहे हैं वो यहाँ के लोकल लड़के हैं, जिनको ज़मीनी हकीकत मालूम है। उनके माँ पिताजी अन्य रिलेटिव आसपास के गांव में रहते हैं, तो कई बार ट्रैप से या किसी अन्य कारण से ये लोग किडनैपिंग के आसान शिकार हो जाते हैं, क्योंकि लोकल हैं, घूमना फिरना बंद कर नहीं सकते। तो इस किडनैपिंग के कारण और इनकी नृशंस हत्या की जाती है। कितना मजबूत हुआ है नक्सलियों का नेटवर्क और कौन हवा दे रहा है नक्सलियों की प्रोपेगेंडा वॉर को, इसकी भी बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। किसी कलेक्टर या विधायक के अपहरण की खबर तो दिल्ली, रायपुर या भुवनेश्वर तक जरूर पहुंचती है, लेकिन जब आम लोग नक्सलियों द्वारा उठा लिए जाते हैं तब कोई सुर्खियां नहीं बनती। और बड़ा सवाल ये उठता है कि उन लोगों का क्या होगा जो नक्सलवाद की समस्या से जमीन पर लड़ रहे हैं। आंध्र प्रदेश से शुरू होकर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और बिहार, बंगाल के रास्ते नेपाल से जुड़ा ये इलाका एक अरसे से रेड कॉरिडोर या फिर लाल गलियारे के तौर पर जाना जाता रहा है। शुरुआत में यहां कई नक्सली गुटों का कब्जा था, जो बाद में मिलकर एक होते गए। दलील थी कि इन इलाकों में रहने वाले स्थानीय लोगों का हर तरह से शोषण हो रहा है और सरकारी नीतियां उन्हें अपनी ही जमीन से बेदखल कर रही हैं। गरीबी, बेकारी और बदहाली की जिंदगी जीते लोगों में नक्सली पकड़ बनती गई। लेकिन अब जो खुफिया जानकारियां मिल रही हैं, वो सरकार की नींद उड़ाने वाली हैं। नक्सलियों का नेटवर्क अब सिर्फ नेपाल तक ही नहीं, बल्कि पूर्वोत्तर के राज्यों से होता हुआ म्यांमार तक पहुंच गया है।
जिसमें असम और दूसरे राज्यों के कई आतंकवादी संगठन उनके साथ हैं। इरादा कश्मीर और उत्तर पूर्व के आतंकवादी संगठनों यूएनएलएफ और पीएलए के साथ मिलकर एक साझा मोर्चा तैयार करने का है। आज के नक्सली अब हमले के लिए तीर कमान के भरोसे नहीं। अपने पास मौजूद AK-47 और AK-56 राइफल, M16 राइफल, 9mm की पिस्टल, हैंड ग्रेनेड, रॉकेट प्रोपेल्ड गन, रॉकेट लॉन्चर और वायरलेस सेट से लैस नक्सली घने जंगलों में छुपकर सुरक्षा बलों को चुनौती दे रहे हैं। यह बात हैरान कर सकती है कि नक्सलियों ने अपने लिए ट्रक भी खरीदे हैं, जिन्हें म्यांमार से इंफाल के रास्ते यहां तक लाया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों की माने तो हाल ही में माओवादियों ने 1000 हथियारों के लिए 15 लाख रुपए का ऑर्डर दिया है और गृह मंत्रालय मानता है कि उन्होंने बैंकॉक तक में निवेश किया हुआ है। नक्सलियों के संगठन, नेटवर्क, प्लानिंग और इरादों को देखकर ये नहीं लगता कि यह आंदोलन दबे कुचले और शोषित तबके के विरोध में है। अब सवाल ये भी उठाए जाने लगे हैं कि कहीं दूसरों को हक दिलाए जाने के नाम पर ये अपना कब्जा बनाने की साजिश तो नहीं है। अगर देश में 80,000 नक्सली हैं तो खतरे का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं, पर सवाल है कि इसके लिए इतना पैसा आता कहां से है। बेशक खर्च और जरूरत का एक हिस्सा नक्सली बतौर लेवी वसूलते रहे हैं, लेकिन एक समांतर सेना खड़ी कर सिस्टम के खिलाफ जंग लड़ने के लिए इतना ही काफी नहीं। कुल मिलाकर देखें तो नक्सलियों ने हर मोर्चे पर पुख्ता मोर्चाबंदी कर रखी है। यहां तक कि प्रोपेगेंडा वॉर में भी वो सरकार से 4 कदम आगे होते हैं। जब कभी उनके खिलाफ कार्रवाई की बात होती है तो बुद्धिजीवियों का एक तबका उनकी वकालत करता है, लेकिन नक्सलियों की मांगें सही हैं, इस बात की दलील के आगे लोगों पर होने वाली ज्यादातर ज्यादतियां दब जाती हैं। मैं ऐसे सिचुएशन में मीडिएट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी राय में कोई सिविलियन ऑफिसर को किडनैप करके और उसके बेसिस पर उसको हॉस्टेज बनाकर नेगोशिएट करना ये ठीक नहीं है। मेरी राय में माओइस्ट को अनकंडीशनली इस ऑफिसर को रिलीज कर देना चाहिए। माओइस्ट की बहुत सारी जो डिमांड्स हैं वो बिल्कुल जायज हैं, बिल्कुल जस्टिफाइड हैं। एक बड़ा सवाल यह है कि बातचीत या मध्यस्थता के लिए पहल करने वाले लोग या गुट सिर्फ इमरजेंसी के हालात में ही सक्रिय होते हैं, लेकिन शांति के वक्त सरकार और नक्सलियों के बीच समस्याओं का समाधान क्यों नहीं तलाशते? नक्सल प्रभावित इलाकों की एक ऐसी तस्वीर जो लोगों को दिखाने के काम आती है, ये बताती है कि नक्सली इन इलाकों में लोगों को एक बेहतर विकल्प दे सकते हैं, लेकिन दूसरी तस्वीर आपकी नींदें उड़ा सकती है। बस्तर के अबूझमाड़ इलाके में, जो अब तक मुख्यधारा की पहुंच से अलग माना जाता है, वहां चल रहे नक्सली कैंपों में बच्चों को मिल रही हथियारों की ये ट्रेनिंग एक पूरी पीढ़ी से खिलवाड़ करती नजर आती है। जिनके हाथ में किताबें होनी चाहिए थी, वो हथियारों पर हाथ साफ कर रहे हैं, और इलाके में बन रहे स्कूल इन दलीलों के साथ उड़ा दिए जाते हैं कि वो पढ़ाई के बजाय सुरक्षा बलों का ठिकाना बन जाएंगे। नक्सली मुहिम में महिलाओं की भागीदारी तो काफी पहले से रही है, लेकिन चुनिंदा कमांडरों और ऊपर के कैडर्स को छोड़ दें तो बाकियों की हालत और ड्यूटी कुछ अलग नहीं दिखती। आमतौर पर लड़कियों और महिलाओं पर पूरी टोली के खाने पीने और रखरखाव का जिम्मा होता है। साथ ही इन्हें मिली हथियारों की ट्रेनिंग मौके पर सुरक्षा बलों से लोहा लेने की ताकत भी देती है।
नक्सली हिंसा की 80% वारदातें देश के 26 जिलों में होती है, जबकि बाकी 20% का दायरा देश के 100 जिलों में फैला हुआ है। जाहिर सी बात है, केंद्र सरकार सबसे पहले उन 26 जिलों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है जहां पर सबसे ज्यादा वारदातें होती हैं।